से अनुभूति प्रेरक अनुराधा ठाकुर के नाम से जानेंगे। और अभी आपकी कैप भी आपको दी जाएगी, है ना? दिखाई दे रहा है, कैप दिखाइए, ऊपर से दिखा दो, पूरा ऊपर से दिखा दीजिए। इसमें लिखा है अनुभूति, तो याद रहेगा अनुभूति से अनुराधा, याद रहेगा आप सभी को? तो ये मेरा तो परिचय हो गया है, ठीक है ना? सबको याद है नाम मेरा? यस मैम। अच्छा ये बताइए कि आप लोग किस कैंप में आए हैं? आपको पता चल गया है तो आप पिकनिक मनाने आए, खुश होने, खाने पीने करने आए क्या? बताइए जरा। ओके गुड। तो हम एक वन अनुभूति कैंप में आए हैं। किस में आए हैं? वन अनुभूति कैंप में आए हैं। आप लोगों को ही क्यों बुलाया गया है बताइए? हाथ में यदि उसकी किसी ने फोटो ले ली और यदि आपकी कंप्लेन हो गई तो आपको 3 साल की सजा है और जो जुर्माना लगेगा सो अलग है। तो हमें खुद को अवेयर होना है, वन्य प्राणियों के प्रति हमें संवेदनशील भी होना है ना? जैसे हमारे माता पिता से हम जुड़े हुए हैं ना, यदि हमारे माता पिता को कोई तकलीफ होगी तो आपके मन में दर्द होगा ना। पुरुष है और तेंदुआ भी है, सांप भी है और बच्चे भी हैं, गाय भी है, दिखाई दे रहा है। एक नदी बह रही है और नदी में मछली भी आपको दिखाई दे रही है। हाँ, तो ये बाघ क्या है? अम्ब्रेला स्पीसीज कहलाता है। क्या कहलाता है? अम्ब्रेला स्पीसीज कहलाता है। छाता अपने नीचे जैसे सबको सुरक्षा देता है ना, ये देखिए छाता दिखाई दे रहा है। जब बारिश होती है हम छाते रख लेते हैं तो छाता हमें क्या देता है? पानी से हमें हमारी बचाव करता है। तो यही बाघ अम्ब्रेला स्पीसीज होने के कारण सबको क्या दे रहा है? सुरक्षा दे रहा है। बाघ वनों, वन्य प्राणियों और उन नदियों को सुरक्षा देता है जिसका पानी कृषि हो या उद्योग, मनुष्य हो या जीव, पानी हो या बिजली बनाना सबके लिए जरूरी है। तो हुआ ना बाघ हमारा छाता, हुआ कि नहीं? तो हम भी बाघ के जैसे बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं बाघ के जैसे? जैसे बाघ अम्ब्रेला स्पीसीज है ना, सबको प्रोटेक्ट करता है, तो वैसे ही हमें वन्य प्राणियों का संरक्षण करना है, इनका संवर्धन करना है, इनकी सुरक्षा के लिए प्रचार प्रसार करना और हमें भी अवेयर होना है। हम जब ऐसा कब करेंगे? जब हम खुद को बाघ समझेंगे। तो आइए खुद को बाघ महसूस करते हुए हम इस सॉन्ग पे खड़े खड़े अपनी जगह पे डांस करेंगे, हाथ को ऊपर उठाएंगे, ठीक है? चल। जो सब पे भारी है उसकी दहाड़ संदेश है सारा, मैं भी बाघ है अनुभूति का नारा। मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ। अपनी शक्ति को पहचान, बचाएंगे हम ये पर्यावरण जीवन। अपनी शक्ति को पहचान, बचाएंगे हम ये पर्यावरण ये वन। मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ। साफा नीता जंगल का राजा बनाए रखे संतुलन, वन्य जीव और पेड़ों का करे संरक्षण। उसके राह पे चलो, हम भी कुछ ऐसा करें, पर्यावरण की रक्षा में कुछ बाघ जैसा करें, ये कुछ ऐसा करें, कुछ बाघ जैसा करें। हाँ मैं भी बाघ। सजग रहे, संरक्षण करें, मिलकर हम सब शपथ लें, सामान्य जीवन के सिद्धांतों को आओ हम सब अपनाएं। हर कदम पे चुनौतियां, बचाएंगे हम ये पर्यावरण जीवन। अपनी शक्ति को पहचान, अपनी शक्ति को पहचान, बचाएंगे हम ये पर्यावरण ये वन।
नहीं होंगे तब तक हमारा उद्धार नहीं होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रामायण की एक चौपाई लिखी है कि भय बिन होत न प्रीत। तो भय, जब हमको डर होता है, काले नाग को क्यों पूजा जाता है, शेर को क्यों पूज रहे हैं हम, कि ये दुर्गा जी का वाहन है। इसी प्रकार से हमारे जो ऋषि मुनि थे वो ये भय दिखाते थे हमें कि पेड़ों को क्यों नहीं काटना चाहिए। तो बहुत अच्छा पेड़ मिला है हमें, जो साज का पेड़ है। इसमें हमारे जो बुद्धिस्ट लोग थे उन्होंने एक बात किया कि आदिवासियों का यह देव स्थल है, यह देव का वास रहता है, तो हमें साज के पेड़ नहीं काटना चाहिए। तो उसमें यही रहस्य है कि पेड़ को यदि हम काटेंगे तो साज का पेड़ बहुत बड़ा होता है, और जो जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा हमें ऑक्सीजन मिलेगी। तो इसीलिए इसमें देवताओं को वास बताया गया। देवता तो सभी में है। तो इसका यही है कि अब पेड़ों की लकड़ियां तो लगभग सभी लकड़ियों का उपयोग एक जैसा ही है, कुछ कम कुछ ज्यादा होता है। लेकिन इसमें जो रोचक बात है कि इसमें देव का स्थान क्यों बताया गया। तो बड़ा पेड़ जितना होगा, इसकी सुरक्षा हम जितने करेंगे, जितने अधिक बड़े पेड़ रहेंगे उतने ज़्यादा हमको ऑक्सीजन मिलेगी और हम रेगिस्तान से बच जाएंगे। आने वाली पीढ़ी को भी हम ये जो ऊर्जा है, शक्ति है, इससे जो हमको जो भी तत्व मिलते हैं उन तत्वों की बचत करने के लिए हम पेड़ों को बचा रहे हैं। जैसे पीपल के पेड़ में देव कुछ बच्चों को मिली है ना, तो क्या करें, हमने रैपर को फेंक दिया। लीडर्स आ जाएं, लीडर्स आ जाएं, ये भी अनुभूति है। कौन कौन 4 लीडर थे, आ जाओ। शशांक, वेदांत, कोनिका और जीविका, आप चारों का काम है, इनके रैपर उठाओगे आप दोनों क्यों थक गए? आप लोगों के में है कि चलो चलो चलो, सर्किल में खड़े हो दीदी की बाजू में, पीछे टांग लो पेट्रोल बैग। अभी तो थकान हो गई, अभी तो यंग। जंगल की गहराई में जंगल का राजा। भूखे तो ये बच्चे भी भूखे। तो यानी सहकार, यानी संस्कार नहीं सहकार। और जब हम संगठित होंगे तो हमारा अपने आप उद्धार, अपने आप विकास हो जाएगा। हम एक दूसरे की ऊर्जा को पहचानेंगे, एक दूसरे की क्षमता को पहचानेंगे, उनके कार्य प्रणाली को समझेंगे। तो मेरा सभी से निवेदन है कि हम अंधभक्ति में न पड़ते हुए हमारे माता पिता ने जो पसीने की कमाई से हमको पढ़ाया लिखा है उसका उपयोग करें। जैसे कोरोना की बात मैंने किया, आज मैं ऐसा शख्स हूँ जिसने ना वैक्सीन लगवाया और ना ही मास्क लगवाया। भाई मेरे यहाँ भैंसे हैं, जैसा ही वो चालू हुआ तो मैंने कहा कि भाई भैंसों को सबसे पहले मास्क बांधो, क्योंकि वो हमारी जीविका के साधन है। अब ये लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा क्योंकि सभी को कष्ट होगा। बहुत हम समय समय मिलते रहेंगे। सर लोगों का यदि निवेदन करता हूँ मैं कि ऐसे कोई भी कार्यक्रम हो हमें बुलाएं, मैडम को भी बुलाएं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोरोना क्या था, हर वर्ष 3 बीमारी आती हैं और ये 3 ऋतुएं होती हैं। कुंवार के महीने से कार्तिक का जो महीना होता है, मौसम चेंज होता है, बीमारी आती है। चैत के महीने में चैत वैशाख का जो महीना आता है, हर मौसम परिवर्तन होता है, फिर बीमारी आती है। फिर जेठ से आषाढ़ का महीना, मतलब जिसको हम शायद मई अप्रैल कहते हैं, तो ये जब समय आता है तो ये स्वाभाविक है कि ये बीमारियां आती हैं। इनको वैज्ञानिक नाम कोरोना दे दिया और हमको इतना भयभीत कर दिया जाता है कि लोग दहशत में घर से निकलना बंद कर देते हैं। तो हमें इन दहशतों में नहीं जाना है। जैसे मैंने भालू को फंसा देती है, जो फसलों को नुकसान करते हैं, ठीक है। तो फिर अब ये तो कीटों की संख्या बढ़ रही है, रासायनिक खाद का प्रयोग हो रहा है, तो हम जैसे लोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों से जूझ रहे हैं। ये बहुत बड़ा कारण है। तो इनके पीछे, ग्रस्त होने के पीछे 4 कारण है। इन चारों कारणों को हमें खत्म करना है। रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करना है, जैविक खाद का उपयोग करना है। बात समझ में आ रही है? हमें संवेदनशील होना है वनों, वन्य प्राणियों के प्रति, इनके प्रति। हमारे माता पिता को चोट लगे तो दर्द होता है, वैसा दर्द इन पेड़ों के प्रति होना चाहिए हमारे मन में। जब हम संवेदनशील बनेंगे तब इन पक्षियों को हम बचा पाएंगे। बात समझ में आ रही है? एक स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ। जो गौरैया पक्षी
चीन के जो शासक है 1958 की बात है ये। कौन से? सन 1958 की माओ शासक थे वहाँ पे। माओवादी शासक का साम्राज्य था चीन में, ठीक है। वो शासक ने चार चीजों के ऊपर उन्होंने क्या किया? उन्होंने चार चीजों को मारने का हुक्म दिया। मक्खी जो गंदगी फैलाती है, मच्छर जो काटते हैं, और चूहा जो अनाज को नष्ट करता है, और हमारी चौथी नन्ही सी सीधी सादी भोली भाली गौरैया चिड़िया, इन सबको मारने का आदेश दिया। कौन से सन में? 1958 में। और 57 में वो शासक बने थे, ठीक है। 1957 में उन्होंने बहुत जल्दी तरक्की करने के लिए, अमेरिका से भी ज्यादा हम प्रगतिशील हो जाएं, प्रगतिशीलता अपने देश की बढ़ाने के लिए चीन ने 4 जीवों को मारने का आदेश दिया। जैसे ही उन्होंने मारने का आदेश दिया, वैसे ही लोग, और उन्होंने क्या किया? स्कूलों में और जो भी प्रोग्राम होते स्कूलों में, कॉलेजों में, सरकारी संस्थाओं में, उन्होंने आदेश दिया कि जो जितना ज्यादा इन जीवों को मारेगा, या गौरैया पक्षी को मारेगा या चूहे को मारेगा, उसको उतना बड़ा इनाम दिया जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा। और किया भी उन्होंने। जैसे ही लोगों को ये सूचना मिली, है ना, उन्होंने क्या किए? ढोल लेके, बिल्कुल थाली लेके, ढोल लेके बजाते हुए निकल गए। जिसमें सबसे ज्यादा परेशान कौन सी हुई? गौरैया चिड़िया। चूहे को भी जाने दो, मक्खी को भी जाने दो, मच्छर को भी जाने दो, सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? गौरैया पक्षी। वो लगातार आसमान में उड़ती है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि तब तक ढोल बजाते रहो, तब तक थाली बजाते रहो, और इस पक्षी का लगातार पीछा करते रहो, तब जब तक पीछा करो तब तक कि वो थक के जमीन पे गिर के मर ना जाए, और मर जाए तो उसको एक सुई धागे में सिल लो, और सिल के पिरो के उसे लाओ। और यदि जो जितने ज्यादा पक्षी की माला बना के लाएगा, जितने ज्यादा रहेंगे, उसको उतना बड़ा इनाम दिया जाएगा। वाकई में ये सच्ची घटना है, उतना उन्हें इनाम दिया गया। बताइए जरा, हमारे पेट में कोई सुई चलाए जिंदा में तो कैसा लगेगा? हाँ, हमें तकलीफ होगी ना, होगी कि नहीं? पर उन्हें कोई संवेदनशीलता ही नहीं थी। वो क्या, पक्षी वो मारते गए। एक स्थिति ऐसी आई कि वहां से या तो पक्षी खदेड़ दिए गए, बाहर चले गए, और दूसरा उन्होंने मार के इनाम ले लिया। बहुत बड़े बड़े इनाम दिए गए हैं भाई, कॉलेज में दिए गए, स्कूलों में दिए गए, सारी सरकारी संस्थाओं में गौरैया पक्षी को मारने के लिए इनाम दिया गया, पुरस्कृत किया गया। लेकिन ये चीज ज्यादा दिन नहीं चली बच्चों। ये जो अत्याचार था, आताताईपन था, ये ज्यादा दिन नहीं चला। 1960 से 62 2 साल के अंदर ही इतनी भयानक महामारी फैली। कहाँ पे? चीन में। फिर वो जो माओ शासक थे, उनने जब एनालिसिस किए तो उन्हें समझ में आया कि भाई ये क्या कारण है कि मेरे देश में इतनी बड़ी भुखमरी छा गई, अनाज की कमी पड़ गई, पानी की कमी हो गई, है ना। तो ये अनाज की कमी, भुखमरी क्यों छा गई? जब उन्होंने एनालिसिस किए तो उन्हें पता चला कि इसके पीछे गौरैया पक्षी का समाप्त होना है। वो कैसे? गौरैया पक्षी समाप्त हो गई। वो चाहते थे गौरैया पक्षी को मारने का आदेश। अभी आवाज बुलंद है, अभी भी आप लोग क्या है, आवाज नहीं है बुलंद?